स्वागत है। आज हम बीबीसी न्यूज़ हिंदी की कुछ कह सकते हैं बहुत अहम रिपोर्ट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। दुनिया में देखिए काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर रवैया बदला सा लग रहा है। हाँ, ये काफी दिलचस्प मोड़ है। और गजा में हालात वो तो गंभीर बने ही हुए हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, सेहत से जुड़ी हुई। हाँ, एक उम्मीद की किरण भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों के पीछे जो जरूरी बातें हैं और उनका मतलब क्या है वो समझें। बिल्कुल। तो चलिए ट्रंप और पुतिन से ही शुरू करते हैं। ये बात वाकई थोड़ी हैरान करने वाली है कि ट्रंप जो पहले पुतिन के प्रति नरम दिखते थे। हाँ, पहले तो काफी अलग रुख था। बिल्कुल। अब वो यूक्रेन पर हमलों के लिए पुतिन को सनकी तक कह रहे हैं। सनकी, ये तो काफी सख्त शब्द है। हाँ, और खासकर वीकेंड पर जो हमला हुआ यूक्रेन पर, उसके बाद उनका लहजा और भी ज्यादा सख्त हो गया है। हाँ, वो हमला तो बहुत भयानक था। सुना है 30 शहरों पर, और जाइटोमर में तो बच्चों समेत 12 जानें गईं। जी, बहुत दुखद। और इसी के बाद ट्रंप ने नए प्रतिबंध लगाने की बात भी छेड़ी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इन चेतावनियों में इस बार कुछ दम होगा? मतलब पहले भी तो ऐसी बातें हुई हैं, पर असर तो कुछ खास दिखा नहीं। सही कहा आपने, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और जो बीबीसी संवाददाता का विश्लेषण है वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जमीनी हकीकत शायद इन बयानों से थोड़ी अलग हो। अच्छा। हाँ, जैसे रूस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका जवाब भी सीधा सा था। उन्होंने कहा कि पुतिन वही करते हैं जो रूस के हित में होता है। मतलब वो बाहरी दबाव को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसा ही लगता है। और एक और बात नोट करने वाली है, ट्रंप सिर्फ पुतिन से ही नहीं, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बात करने के अंदाज से भी कुछ नाखुश से दिखे। अच्छा, ज़ेलेंस्की से भी? ये तो नई बात है। जी, तो मतलब ये बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन यूक्रेन के लिए जमीनी हालात वो अभी भी मुश्किल ही हैं। हाँ, मतलब कुछ बातें हुई हैं, जैसे कैदियों की अदला बदली हुई। जी, वो एक सकारात्मक चीज थी। लेकिन जो रूसी हमले हैं वो तो जारी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि गर्मियों में ये और बढ़ सकते हैं। आशंका तो यही जताई जा रही है। जमीनी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यूक्रेन तो उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका भी यूरोपियन यूनियन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन फिलहाल तो हवाई हमले रुकने के कोई संकेत दिख नहीं रहे। और एक और जगह जहां जमीनी हकीकत बहुत ही भयावह है वो गजा है। वहां इजरायली हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार हमले जारी हैं और ताज़ा खबरें तो बता रही हैं कि कम से कम 54 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें सेंट्रल गजा का वो स्कूल वाला हमला भी शामिल है। हाँ, स्कूल पर हमला, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इजरायली सेना का अपना पक्ष है। वो कह रहे हैं कि वो चरमपंथियों को निशाना बना रहे थे। उनका दावा है कि स्कूल में हमास का कमांड सेंटर था और पिछले 2 दिनों में उन्होंने कोई 200 ठिकानों पर हमला किया है। ये भी कह रहे हैं कि हमास पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ से फिलिस्तीनी गुटों के रॉकेट दागने की भी खबरें हैं। लेकिन इन दावों और जवाबी दावों के बीच जो मानवीय संकट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। वो बहुत ही गंभीर है। 11 हफ्ते तक रोक लगी हुई थी राहत सामग्री पर। अब जाकर कुछ पाबंदी हटी है, लेकिन हालात सुधरे नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। नासिर अस्पताल से एक ब्रिटिश डॉक्टर हैं, वसीम सईद जी, उनकी रिपोर्ट तो दिल दहलाने वाली है। वो बता रहे हैं कि बच्चों में भयानक कुपोषण है, उनके घाव तक नहीं भर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने एक 5 महीने की बच्ची सिवानूर, उसका उदाहरण दिया। उसे जरूरी स्पेशल मिल्क फॉर्मूला तक नहीं मिल पा रहा है। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। और जो मदद पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं उनमें भी मुश्किलें कम नहीं हैं। जैसे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के चीफ थे जैक वुड। हाँ, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। कहा कि उनके सिद्धांतों से कुछ मतभेद हो गया है। हालांकि संस्था कह रही है कि वो काम जारी रखेगी। और ये भी याद रखना चाहिए कि पहले इजरायली सरकार मान ही नहीं रही थी कि कोई खाद्य संकट है। अब जाकर उन्होंने सामग्री जाने देना शुरू किया है। ये जो मानवीय पहलू है ना, ये वाकई झकझोर देता है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये संघर्ष और तबाही की खबरें हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जैसा हमने शुरू में कहा था, विज्ञान हमें कुछ उम्मीद भी दे रहा है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी, ब्रेस्ट कैंसर की जांच को लेकर एक नई तकनीक की बात हो रही है। हाँ, बताइए उसके बारे में। ये उन महिलाओं के लिए बहुत अहम खबर हो सकती है जिनके ब्रेस्ट टिश्यूज घने होते हैं, मतलब डेंस होते हैं। अच्छा, हाँ, डेंस टिश्यूज वाली समस्या। हाँ, ऐसी करीब 10% महिलाएं होती हैं। और होता कि ये है कि जो पारंपरिक मेमोग्राम होता है वो इन घने टिश्यूज में छिपे छोटे कैंसर को कई बार पकड़ नहीं पाता। मतलब वो छिप जाते हैं। अच्छा, तो ये नई तकनीक क्या है फिर? ये कैसे अलग है? ये है MRI स्कैन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा शोध किया है, करीब 9000 महिलाओं पर। 9000, काफी बड़ा सैंपल साइज है। जी,
और उसमें ये पाया गया कि MRI स्कैन उन छोटे ट्यूमर्स का भी पता लगा सकता है जो मेमोग्राम में नजर नहीं आते। अरे वाह। शोध के मुताबिक MRI या फिर एक डाई इंजेक्शन का इस्तेमाल करके 85% ऐसे कैंसर पकड़े गए जो पहले छूट गए थे। 85%? ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ ब्रिटेन में ही इस तकनीक से सालाना करीब 3500 छोटे कैंसर जल्दी पकड़े जा सकते हैं। 3500? हाँ, और इससे शायद 700 जानें हर साल बचाई जा सकती है। ये तो कमाल की बात है। और इसके पीछे व्यक्तिगत कहानियां भी हैं। जैसे एक महिला है लुइस डफील्ड, वो इस ट्रायल का हिस्सा थी। हाँ। उनके शरीर में MRI से रेत के कण जितना छोटा कैंसर पकड़ा गया। उनकी जान बची और शायद एक बड़ी सर्जरी भी टल गई। ये तो वाकई विज्ञान का चमत्कार कह सकते हैं। तो अब आगे क्या इसे लागू किया जाएगा? अभी UK का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इन नतीजों की समीक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला होगा। तो आज हमने कई चीजें देखी। एक तरफ वैश्विक राजनीति में समीकरण कैसे बदल रहे हैं, जैसे ट्रंप और पुतिन के बीच जी। दूसरी तरफ गजा में जमीनी हकीकत कितनी गंभीर है, वो मानवीय संकट। हाँ, वो भी समझा। और फिर अंत में विज्ञान की एक ऐसी तरक्की जो सीधे सीधे जीवन बचाने की क्षमता रखती है। जी। और यहीं पर आकर ना एक सवाल मन में उठता है, थोड़ा विरोधाभासी सा। कैसा सवाल? कि देखिए, एक तरफ तो हम MRI जैसी उन्नत तकनीकें बना रहे हैं जीवन बचाने के लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। हाँ, बिल्कुल है। और वहीं दूसरी तरफ युद्धों में, संघर्षों में इंसानी जिंदगी कितनी आसानी से, कितनी बड़ी संख्या में तबाह हो रही है। ये जो विरोधाभास है, ये हमारी दुनिया की प्राथमिकताओं के बारे में और हम किस दिशा में जा रहे हैं इस पर सोचने को मजबूर नहीं करता? BBC दुनिया में आज देखिए, पुतिन पर क्यों तीखे हुए ट्रंप के तेवर। रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, 30 शहरों में कम से कम 12 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा पुतिन जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल खुश नहीं। रूस ने भी किया यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा। स्वागत है आपका BBC दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। पुतिन पर ट्रंप की नाराजगी पर रूस ने क्या दिया जवाब, जानेंगे कार्यक्रम में। साथ ही देखेंगे इजरायली हवाई हमलों के बीच गजा के एक अस्पताल से आई ऐसी तस्वीरें जिसमें बेहद खराब हालत में दिख रहे हैं बच्चे। इजराइल ने 11 हफ्तों बाद हटाई है गजा में जाने वाली राहत सामग्री पर पाबंदी, मगर अब भी हालात में नहीं दिख रहा ज्यादा सुधार। उन महिलाओं के लिए मददगार होगी नई तकनीक जिनमें आसान नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करना। दिखाएंगे कैसे हर साल बचाई जा सकती है सैकड़ों महिलाओं की जान। रूस और यूक्रेन में 3 साल से जारी जंग रुकवाने के लिए दोनों में सुलह करवाने की बात करते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खासे नाराज दिख रहे हैं। यूक्रेनी शहरों पर रूस की लगातार जारी बमबारी से वो इतने नाराज दिखे कि पुतिन को सनकी तक कहा और कहा कि रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगाने पर वो विचार कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान पर रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि हम हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन वही फैसले लेते हैं जो रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। दरअसल ट्रंप का बयान तब आया जब रूस ने जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर बीते रविवार को अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया। हमले में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद ट्रंप ने न केवल पुतिन बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए BBC संवाददाता अरुणा अयंगर की रिपोर्ट। बीती रात राष्ट्रपति ट्रंप जब न्यू जर्सी पहुंचे तो ऐसा लगा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर उनका सब्र अब टूटने लगा है। मैं आपको अपडेट दूंगा। पुतिन जो कर रहे हैं उससे मैं खुश नहीं हूं। वो कई लोगों को मार रहे हैं और मुझे पता नहीं कि उन्हें क्या हो गया है। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। हम समझौते से जुड़ी बातचीत के बीच में हैं और वो कीव और दूसरे शहरों पर रॉकेट दाग रहे हैं। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। युद्ध विराम समझौते से जुड़ी अमेरिकी कोशिशों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। 3 साल पहले जंग शुरू होने के बाद से वीकेंड पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। कीव और यूक्रेन के 30 और शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में उत्तर पश्चिमी ज़तोर्मिया क्षेत्र में 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 बच्चे भी शामिल थे। 8 साल के स्तानिस्लाव, 12 साल की तमारा और 17 साल के रोमन।
इन हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा कि वो इनकी कड़ी निंदा करे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस इस जंग को खींच रहा है और रोजाना मासूमों को मार रहा है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका की चुप्पी दुनिया भर के दूसरे देशों की चुप्पी केवल और केवल पुतिन को प्रोत्साहित करती है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि अभी भी प्रतिबंध लगाने का रास्ता अपनाया जा सकता है। तो क्या आप रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, वो कई लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर कार्रवाई करने का दबाव है। अमेरिकी सीनेट रूस पर कड़े प्रतिबंधों को मंजूरी देने की योजना बना रही है, जिसके तहत रूस के सहयोगियों पर 500% से अधिक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का समर्थन है। पर बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो जिस लहजे में बात करते हैं उससे वो अपने देश का कोई भला नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कहते हैं उससे समस्या खड़ी हो जाती है। जंग शुरू होने के बाद से कीव और मॉस्को के बीच कैदियों की अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली हुई, लेकिन जमीन पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेनी कैदी कल वापस अपने घर लौटे। रूस से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। पिछले 3 दिनों में दोनों पक्षों के 1,000 सैनिकों की अदला बदली हुई, पर लगातार जारी बमबारी के बीच जश्न की ऐसी तस्वीरें यूक्रेनी शहरों से आना अभी भी बाकी हैं। बीबीसी संवाददाता अरुणा अयंगर की रिपोर्ट। तो रूस के हालिया हमलों पर ट्रंप ने नाराजगी तो जाहिर की है, पर यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो पुतिन पर सख्त लहजे का इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे बीते 13 मार्च को जब सऊदी अरब में यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच जब 30 दिनों के युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी, तब ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पुतिन सही कदम उठाते हुए इस पर राजी होंगे, वरना दुनिया के लिए ये बहुत निराशाजनक लम्हा होगा। लेकिन जब पुतिन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से बहुत नाराज हैं, परेशान हो चुके हैं। उन्होंने रूस से एक्सपोर्ट होने वाले तेल पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी। 24 अप्रैल को कीव पर हुए रूसी मिसाइल हमलों के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कीव पर रूसी हमलों से मैं खुश नहीं हूं, व्लादिमीर को इसे रोकना चाहिए और पीस डील पर साइन करना चाहिए। 2 दिन बाद ही अपने एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, रहायशी इलाकों, शहरों और कस्बों में मिसाइलें दागने की कोई वजह नहीं थी। इन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि पुतिन जंग रोकना ही नहीं चाहते, वो बस मुझे बातों में उलझा रहे हैं। उन्होंने प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। फिर 8 मई को फिर और प्रतिबंध लगाने की उन्होंने चेतावनी दी और अब उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने पुतिन को सन की कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की नाराजगी का क्या कोई असर नजर आता है या नहीं? और अब उन्होंने जो बात कही है, क्या वो उस पर गंभीरता से कुछ करेंगे? बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। The US president described his surprise अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हैरानी जाहिर की है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी शहरों पर कैसे और क्यों रॉकेट दाग रहे हैं। वहीं यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका रूस पर और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की अपनी धमकियों पर अमल करे। और ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने दोबारा से रूस को प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। हालांकि वो ऐसा पहले भी कह चुके हैं और उस पर कोई अमल होता हुआ भी नहीं दिखता। इसके बाद बार बार युद्ध विराम पर बातचीत की कोशिश होती है। साथ ही रूस अमेरिका की भाषा एक दूसरे के लिए नरम रहती है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ है जिसने रूस पर एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका भी यही करे, क्योंकि यहां आम धारणा है कि रूस की वॉर मशीन को नाकाम करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे। वो अभी भी फ्रंटलाइन पर हवाई हमले कर रहा है। आज भले समझ ना आए, लेकिन गर्मियां आते ही रूसी सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां और इलाके में कब्जे की कोशिश करेंगे। make gains with armored vehicles and troops moving over harder ground. और लगभग 3 साल से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने ये कोशिश शुरू की कि ये जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। और अब बात दूसरी जंग की, जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, जहां हालात तनाव भरे हुए हैं। गाजा में इजरायली हमले अब भी जारी हैं। गाजा में मौजूद अस्पताल के डायरेक्टर्स के मुताबिक कल हुए इजरायली हवाई हमलों की वजह से 2 जगहों पर कम से कम 54 फलस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें सेंट्रल गाजा का वो स्कूल भी शामिल है जिनमें विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है। इस स्कूल में बेतलाहिया शहर से विस्थापित हुए सैकड़ों लोग हैं और यहीं पर इजरायली सेना ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में दिख रहा है कि आग ने स्कूल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है और कई लोग जलने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इनमें बच्चे भी शामिल हैं।
इजरायली सेना का कहना है कि वो उन चरमपंथियों को निशाना बना रही है जो स्कूल के अंदर मौजूद एक कमांड सेंटर में काम कर रहे हैं। और एक दूसरे हमले में जबालिया में 19 लोग मारे गए, उनमें से 17 लोग एक ही परिवार के थे। इजरायली हमलों पर और ज़्यादा जानकारी दे रही हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल। इजरायली सेना ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उसने बीते 2 दिनों में पूरे गजा में 200 जगहों पर हमला किया है। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि हमास पर अब काफी दबाव है। दक्षिणी गजा में सुबह फलस्तीनी हथियारबंद गुटों की तरफ से 3 रॉकेट छोड़े गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि इनमें से 2 तो गजा पट्टी के अंदर ही गिर गए और 1 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। किसी के घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो इन हमलों में आम लोग मारे गए हैं, लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि वो चरमपंथियों को निशाना बनाती है। उधर इजराइल और अमेरिका के समर्थन वाली संस्था जो गजा में मदद पहुंचाने के प्लान पर काम कर रही थी, उसके चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। जेक वुड ने कहा कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का प्लान आज़ादी और निष्पक्षता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। हालांकि फाउंडेशन का कहना है कि वो वुड के इस्तीफे से हताश हैं, पर वो रुकने वाले नहीं हैं। एक बयान में फाउंडेशन ने कहा कि हमारे ट्रक्स में सामान भर चुका है और वो निकलने के लिए तैयार हैं। 26 मई से GHF गजा में सीधे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाएगा। बयान में ये भी कहा गया है कि हफ्ते के अंत तक 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के पास मदद पहुंच जाएगी। गजा में जान जाने का खतरा बमों या धमाकों से ही नहीं, इजराइल ने 11 हफ्ते तक जो मदद रोकी थी उससे भी हालात बेहद ख़राब हुए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, भले हम दूर हैं फिर भी सब कुछ महसूस किया जा सकता है। ये ऐसी तकलीफ है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। एक ब्रिटिश डॉक्टर ने नासर अस्पताल के बच्चों के वार्ड में ये वीडियो बनाया है। छोटे बच्चों की हालत नाजुक है। जो राहत सामग्री इनके काम आ सकती थी उसकी कमी नहीं थी, मगर इसराइली रोग की वजह से वो लगभग 3 महीनों तक गजा नहीं पहुंच सकी। पहले ये कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं? ये बच्चे बहुत कुपोषित हैं और अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। इतना कुपोषण चौंकाने वाला है। ये राहत सामग्री पर रोक की वजह से हुआ है। हमारे सहयोगी पहली बार हंगर वार्ड में 5 महीने की सिवार अशूर से मिले थे। उसे एलर्जी की वजह से स्पेशल मिल्क फॉर्मूला देना पड़ता है, लेकिन नाकेबंदी की वजह से उसकी कमी हो गई थी। उसकी हालत में सुधार होने पर 1 हफ्ता पहले उसे बेबी फॉर्मूला के एक कैन के साथ अस्पताल से घर भेज दिया गया था। हालत गंभीर है। हम एक टेंट में ठहरे हैं और यहाँ कई मच्छर हैं। जब कभी उसकी ओर मच्छर आते हैं तो मुझे उसे स्कार्फ से ढकना पड़ता है। भले ही इसराइल अब गजा में थोड़ी राहत सामग्री जाने दे रहा है, मगर सिवार को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा। मां ने कहा कि हाल में बच्ची का वजन फिर कम हुआ है। जब लोगों ने पास ही खाना लूटने की कोशिश की तो शेल्टर में भी गोलियां आकर लगी। जब कभी सिवार रॉकेट्स की आवाज सुनती है तो सहम कर रोना शुरू कर देती है। वो इन बातों को समझती है। इस्राएली सरकार ने 3 दिन पहले कहा था कि गजा में खाने का संकट नहीं है, मगर अब उसने खाना आने दिया ताकि संकट पैदा ना हो। यह जीवन का मतलब है भूख, डर और सदमा। डॉक्टर वसीम सईद एक ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन हैं जो हाल ही में गजा से लौटे हैं। उन्होंने कई बच्चों का इलाज किया है। जैसे इस्राएली हवाई हमले में हुए धमाके में पूरी तरह घायल नूर का। डॉक्टर सईद ने बताया कि पोषण न मिलने की वजह से जख्म आसानी से नहीं भरते। आप यहाँ लोगों को नाउम्मीद होते नहीं देख सकते। आप देख सकते थे कि वो कितने डिप्रेस्ड हैं। पोषण की कमी से स्किन हील नहीं हो रही थी, जख्म नहीं भर रहे थे।
ये सब देखने के बावजूद ये डॉक्टर गजा जाना चाहते हैं। कहते हैं ये मेरा फर्ज है। ये सब नहीं होना चाहिए था। जब भी आप किसी बच्चे को देखते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, मगर आप नहीं चाहते कि ऐसा सोचें। अगर आपने सोच लिया कि कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा न हो, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी भीषण जंग में बच्चों की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है, मगर हर धड़कन के साथ उनके लिए अपनों का प्यार बढ़ता जाता है। बीबीसी संवाददाता फर्गल कीन की रिपोर्ट। और अब बात ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई रिसर्च की। इसकी जांच का पारंपरिक तरीका है मैमोग्राम, मगर जिन महिलाओं के डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उनमें कैंसर का पूरी तरह पता नहीं चल पाता। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला कि अगर ये महिलाएं MRI स्कैन करवाएं तो उससे कई तरह के ट्यूमर्स का पता चल सकता है और सही वक्त पर इलाज शुरू भी किया जा सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता निकी फोक्स की रिपोर्ट। लुइस डफील्ड हमेशा रूटीन ब्रेस्ट चेकअप करवाती थीं। एक बार उन्होंने यूं ही एक मेडिकल ट्रायल में हिस्सा लिया जिसमें उनका एक एक्स्ट्रा स्कैन किया गया। इसी से उनकी जान बच गई। वो शुक्रगुजार हैं कि उन्हें कैंसर का सही वक्त पर पता चल गया। ये कैल्शियम का बना था और रेत के कण के साइज का था। ये कोई गांठ जैसा नहीं था, इसलिए शायद इसका कभी पता ही नहीं चल पाता। और जब पता चल गया तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? अगर 18 महीने बाद इसका पता चला होता तो कहानी कुछ और ही होती। मैं खुशकिस्मत हूँ। लुइस उन 10% महिलाओं में से एक है जिनके डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं। इसकी वजह क्या है रिसर्चर्स को नहीं पता। देखने और महसूस करने में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मामला तब अलग हो जाता है जब ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाना हो। So this is a mammogram when we've got a small amount of breast tissue here and it's इस मेमोग्राम को देखें तो पता चलता है कि यहाँ थोड़े से ब्रेस्ट टिश्यूज हैं और बाकी सारे फैटी टिश्यूज हैं। यहाँ आप छोटे छोटे सफेद कैंसर वाले हिस्से देख सकते हैं, मगर इस स्लाइड में ब्रेस्ट टिश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जिससे ज्यादा हिस्सा सफेद हो गया है और छोटे ब्रेस्ट कैंसर को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इस शोध में घने ब्रेस्ट टिश्यूज वाली 9000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन सब की जांच के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, जैसे MRI या फिर ब्रेस्ट टिश्यूज में डाई कलर इंजेक्ट करने से। इससे 85% ऐसे कैंसर्स का पता भी चल जाता है जिनका पता मैमोग्राम से नहीं चलता। अगर हम इनके और भी इमेजिंग टेस्ट करवाएं तो 3500 छोटे ब्रेस्ट कैंसर्स का पता लग सकता है। अगर इतने छोटे कैंसर का पता चल जाए तो साल में हम 700 से ज्यादा जानें बचा सकते हैं। अभी हम इनमें से 1/3 महिलाओं में ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा पा रहे हैं। लुइस का कुछ ही हफ्तों में ऑपरेशन हुआ और कैंसर वाले टिश्यू निकाल दिए गए। I didn't have to have a mastectomy. I didn't have to have a reconstruction. So that has hopefully मुझे ब्रेस्ट्स को हटाने वाला ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। इससे हेल्थ सर्विस पर पड़ने वाले इलाज का खर्च भी कम हुआ। ब्रिटेन के हेल्थ एंड सोशल केयर डिपार्टमेंट का कहना है कि वो चाहते हैं कि हर मोर्चे पर कैंसर से लड़ा जाए और वे शोध के नतीजों को रिव्यू भी कर रहे हैं। लुइस और फ्रैंक 1940 के दशक के कल्चर के फैन हैं और अब लुइस ठीक है तो वो फ्रैंक के साथ मिलकर फिर से अपनी पसंदीदा जगह के सफर पर निकल सकती हैं। बीबीसी संवाददाता निकी फॉक्स की रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हर साल हजारों लाखों महिलाओं की जान जाती है, जिनमें से कईयों की जान बचाई जा सकती है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।